अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में ही दिखाई ये दे रहा है कि आज के दिन 77,000 के लेवल पे मार्केट इंटेक दिखाई दी। 77,800 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा और साथ साथ 700 पॉइंट्स अबव का डिक्लाइन देखा गया। इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, लेकिन एक कॉशियसनेस भी दिखाई दे रही है। इस वीक के आगाज़ से एक पॉजिटिविटी थी, लेकिन सेकेंड डे ट्यूसडे के दिन हमने थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग नोट देखा। आज के दिन हमने मजीद गिरावट देखी। कॉशियसनेस इसलिए भी है क्योंकि मार्केट एक हम कह सकते हैं कि उस नंबर्स पे या उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक क्यूमुलेटिवली एक कॉशियसनेस दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि या तो मार्केट के अंदर एक डिप आए तो हम अपनी मार्केट के अंदर न्यू एंट्री लें, या फिर वो ये चाह रहे हैं कि मार्केट की जो एक क्लैरिटी है कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी बहुत ज़्यादा अभी चीप है, फेस वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं तब हम मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि अभी आने वाले दिनों में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मार्केट के लिए क्लैरिटी मांग रहे हैं और यही रीजंस हैं कि मार्केट में थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग नोट देख रहे हैं। इस वीक के बाद हम यकीनन मार्केट के अंदर बाइंग देखेंगे क्योंकि ये वीक रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक के अंदर यकीनन ये होता भी है। इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। आपके थोड़ा सा लास्ट डेज में ऑफलोड पोजीशंस होती हैं और फिर उसके बाद एक न्यू बाइंग देखी जाती है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं ऐसे जिनके अंदर नई हम कह सकते हैं डिविडेंड के हवाले से न्यू और फ्रेश बाइंग देखी जा रही है, लेकिन अभी फिर भी ये वीक थोड़ा सा एक रिलक्टेंट या एक पॉज सिचुएशन में देखा जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, डेवलपमेंट कैसी हो रही हैं, साथ साथ जो मॉडरेट चीज़ें नज़र आ रही हैं, रिकवरी नोट दिखाई दे रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि फिस्कल हम डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये टारगेट भी रखा है कि एक्सपोर्ट $50 बिलियन की होनी चाहिए, रेमिटेंसेस हमारे बढ़ने चाहिए और साथ साथ हमारे लिए ऑप्शंस ये मौजूद हैं कि हमें नए एवेन्यूज़ कलेक्ट करने, नए जो एवेन्यूज़ हैं उनको ढूंढना है। तो उसके लिए भी आज बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे जो ये फिस्कल डेफिसिट श्रिंक हुआ है FY24 यानी कि फिस्कल ईयर 24 का, तो इसके अंदर क्या ऐसे मेजर्स थे जिन्होंने हमें हेल्प किया और 2025 के अंदर हम क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिनसे हमें मजीद हेल्प मिल सकती है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है शारिक वोहरा साहब ने। आप हैं बिजनेसमैन और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो आफ्टर लॉन्ग टाइम। और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सज्जाद साहब, आप बिजनेसमैन हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेलकम टू द शो। एंड वी हैव ऑन कॉल फरीद आलम साहब, इन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे ओवर कॉल, CEO हैं आप AKD सिक्योरिटीज़ के, उनको भी वेलकम करेंगे। सो मैं शारिक वोहरा साहब से पहला सवाल करना चाहूँगी। शारिक साहब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है, खासकर वो रिकवरी नोट जो कि हमने कभी नहीं देखा। कभी से मुराद ये है कि इन 5-6 सालों में या गुज़श्ता आप ज़रा थोड़ा सा ये डिकेड देख लें तो थोड़ा सा एक डिसबैलेंस वे देखिए, लेकिन अभी हर चीज़ के ऊपर, चाहे हम बात करें एक्सपोर्ट के हवाले से, चाहे हम बात करें रेमिटेंसेस के हवाले से, इंपोर्ट को बैन करने के हवाले से, या फिर हम बात करें जो पूरे साल का एक डिसिप्लिन होता है उसके हवाले से, चीज़ें हमें मैनेजेबल दिखाई दे रही हैं। और ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे गवर्नमेंट्स वो हैं, गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन ये देख रही है कि तमाम चीज़ें हमें कैसे फोकस रखनी है। हर एरिया, हर एंगल पे नज़र है, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे बड़ा जो क्रेडिट दूंगा, मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने जब से ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की भागदौड़ संभाली है तो उन्होंने बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो आए हैं। और अब जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो इंडिकेटर्स इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं हमको, तो डेफिनेटली वो बग़ैर काम किए तो नहीं हो सकते और ऑब्वियसली उसके लिए गवर्नमेंट का कोई ना कोई एफर्ट हुआ है और पॉलिसी में बेहतरी आई है। इंडिकेटर्स या नंबर्स तभी इम्प्रूव होते हैं अगर बैक हैंड पे कुछ काम हुआ होता है। तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो काम हुआ पिछले 1 साल में, वो कंट्रोल्ड जो इंपोर्ट्स थी उसने पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन है उसको बहुत इम्प्रूव किया। ऑल्दो उसकी वजह से हमारी मार्केट श्रिंक हुई, हमारी मार्केट स्लो हुई, हमारी इकोनॉमी स्लो हुई, बट इवेंचुअली स्टेबिलिटी आ गई और इस स्टेबिलिटी की हमको अशद ज़रूरत है। और फिर आप देखें किसी भी इकोनॉमी को
सस्टेनेबल रखने के लिए, लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल रखने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बड़ी ज़रूरत है। हाँ। तो ये जब से इलेक्शंस हुए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, और अगर अल्लाह करे कि ये 4-5 साल ये गवर्नमेंट इसी तरह स्टेबल अपना रह के टेन्योर पूरा करे तो अपना टेन्योर पूरा करे, तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की आप ये देखें कि ऐसी ऐसी चीज़ें नई जो प्रोडक्ट पूल में आई हैं, बास्केट में, एक्सपोर्ट में, वो पहले कभी नहीं थी। तो ओवरऑल अब फिर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बिल्कुल कम हाँ। हुआ, उसने मार्केट में एक बड़ी स्टेबिलिटी पैदा की। However, there is a lot of room कि अभी भी मजीद और गुंजाइश है कि इसे और वो और कह रहे हैं कि अगर हाँ। ये इन्फ्लेशन हमारा जो है ये और 2-3% कम होगा, हाँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बाय दिसंबर 24 ये 15-16% पर आ जाएगा। 15% पे आ जाए तो तकरीबन बिजनेस कम्युनिटी एटलीस्ट साय ऑफ रिलीफ जिसे कहते हैं ना वो लेगी। साय ऑफ रिलीफ तो नहीं लेगी, साय ऑफ रिलीफ तो जब सिंगल डिजिट में होगा तब होगा, बट एटलीस्ट तारिक साहब बेहतरी भी आ ऑनेस्ट, जाएगी। 21-22% कहाँ और ये जी, 15% कहाँ। बेहतरी ज़रूर आ जाएगी। चले मैं आमिर साहब से पूछती हूँ। आमिर साहब, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप था ऑलरेडी, हमने बहुत पूरे सालों में देखा, लेकिन अब इसको मैनेज करने के लिए बल्कि इसको थोड़ा सा बढ़ाने की बात की जा रही है कि अब इस गैप को ख़त्म करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले तो बुलाने का शुक्रिया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो पाकिस्तान को लेके जो आउटलुक रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और इसको देखने का भी तरीका ये कि मैंने हमेशा बात की कि पाकिस्तान की जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीछे है, जहाँ उसकी वीकनेसेस हैं, उसको स्ट्रेंथ में बदलने की ज़रूरत है, और इसको सही करना बहुत आसान है अगर इसके लिए विल चाहिए, और जो कि अब नज़र भी आती है कि लोग काम कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तरक्की की तरफ। इसमें देखें जैसे हमने हमेशा बात की एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट की, हमें थोड़ा सा ना अपना जहन भी बदलने की ज़रूरत है। वो ये है कि पाकिस्तान जो है ये अनफॉर्चुनेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, और टेक्नोलॉजी को हम समझना नहीं चाहते। तो हम जब तक टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे हम अपनी चीज़ें बना भी नहीं सकते, उनको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, करंट जो चीज़ें हम बना रहे हैं उनको भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, और उन चीज़ों को फिर हम बाहर भेज भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स होते हैं। तो इसके अंदर हमें जो है टेक्नोलॉजी जितनी भी ला सकते हैं वो लाएं, ऐसी बिल्कुल जितनी टेक्नोलॉजी पे काम करने की बिल्कुल। जरूरत है। आमिर साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। फरीद आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। फरीद साहब, क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट की पोजीशन के बारे में? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, इस वीक के आगाज से थोड़ा सा देखें तो मार्केट का मोमेंटम अपवर्ड रहा और एकदम डाउनवर्ड चला गया, तो आज के जो मार्केट के नंबर्स हैं इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या दिखाई देता है? देखिए ये जो मेरे ख्याल से 6-7 महीने के बाद KSE 100 का जो मंथली रिटर्न है वो नेगेटिव में गया है, और इसके बहुत सारे वजूहात पे, एक तो पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो गई है ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान एज अ कंट्री तो बेहतर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है, बिकॉज आपने देखा कि 20 साल बाद प्राइमरी बैलेंस भी आपका फेवरेबल आया जी। यहाँ रहना मुश्किल हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये जो लोअर मिडिल क्लास बल्कि टू सम एक्सटेंट अपर मिडिल क्लास के लिए भी लिविंग तो इस वक्त चैलेंजिंग हो रही है। पूरी दुनिया में वापसी शुरू हो गई है, पाकिस्तान में भी हो जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी चैलेंजेस बहुत सारे बाकी हैं। पाकिस्तान एज अ कंट्री थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी ज्यादा इस वक्त जो इन्वेस्टर क्लास है वो पॉलिटिक्स पे चली गई है। जो चीज मुश्किल से अचीव हुई है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, और जो चीज आसानी से हम इग्नोर कर रहे हैं, वी मींस मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं उसमें,
उसमें ये जो सारे जो धरना है या जो बाकी चीजें हैं, और इसके अंदर क्योंकि इस वक्त सारी कौम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनके साथ खड़े हैं, और जाहिर है कि उसका कोई हल तो नजर नहीं आता, लेकिन एजिटेशन करने में तो कोई बुराई नहीं। शायद कोई कलेक्टिव विजडम से कोई ना कोई, खास तौर पे मैं रेफर कर रहा हूं आईपीपी के मामले को, तो अगर पावर सेक्टर थोड़ी हद तक कंट्रोल में आ जाए किसी तरह, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, बिजनेसेस दोबारा से थ्राइव कैसे करेंगे। कंट्रोल में आएगा फरीद साहब? आईपीपीस के हवाले से तो काफी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, तो आप प्लीज बताइए कि आईपीपीस के मामला तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जी, कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कोई ना वाली बात नहीं है, बट थोड़ी सख्ती और थोड़ी कैरेट और स्ट्रिक्ट दोनों की बातें करके ही बात चलेगी। मैं क्योंकि इसका आंसर आपने ऑफ द कफ जो मुझसे पूछा, एक हमारे यहाँ होता है अकाउंटिंग में एक्चुअल प्रॉफिट यानी कैश वाला प्रॉफिट, एक होता है अकाउंटिंग का प्रॉफिट। तो ये सारे आईपीपीज आप इनकी बुक वैल्यू देख लें और जिसके ऊपर ये ट्रेड हो रहे हैं उनको देख लें, तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर बुक वैल्यू लेट से 100 रुपए है तो वो काफी नीचे ट्रेड हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि रिसीवेबल को जो देना है सरकार से या बाकी लोगों से, उसकी रियलाइजेबिलिटी के ऊपर चैलेंज है। तो इसलिए उस काउंटिंग इनकम को एक्चुअल इनकम नहीं तस्वुर करता पोटेंशियल इन्वेस्टर, और उसको डिस्काउंट फैक्टर लगा देता है। यही चीज जो पोटेंशियल इन्वेस्टर की सोच है, वो स्पॉन्सर की भी सोच है। अगर उसको 100 रुपए में 70 रुपए मिलने की उम्मीद हो जाए तो शायद वो 30 रुपए भी छोड़ दे। मेरा ख्याल से ये एक कमेटी जो बनी थी, मोहम्मद अली कमेटी से बड़ा मशहूर नाम था, जो 2002 और उससे पहले के आईपीपीज के उन्होंने काफी हद तक हैंडल किया और एक्सचेंज रेट को फिक्स किया। तो होमवर्क तो काफी हुआ है, बट आई थिंक कोई ना कोई हल निकल जाएगा सूनर देन लेटर। अच्छी बात ये हो रही है कि इंटरेस्ट रेट्स, पाकिस्तान के 3 इश्यूज थे जिस तरह मैं हमेशा कहता आया हूँ, एक एक्सचेंज रेट, एक इंटरेस्ट रेट और एक पावर, कॉस्ट ऑफ पावर। तो एक्सचेंज रेट तो सबको चला पता कि इट वाज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू रादर देन अ डिमांड सप्लाई इशू। तो आपने देखा पिछले काफी अरसे से एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में काफी हद तक स्टेबल है। अच्छा, इन्फ्लेशन कम हुई तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी आपने देख लिया कि चेंजेस आने शुरू हो गई। और कल या परसों जो हमारे वर्दी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंटरेस्ट रेट को मंडे के दिन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नीचे आने में अभी काफी गुंजाइश है, जब वो चैम्बर से खिताब कर रहे थे। तो आई थिंक 2 ऑफ द मेजर इश्यूज हैव बीन टेकन केयर ऑफ और हैव स्टार्टेड कमिंग इन कंट्रोल। जो एक है ये बड़ा वाला, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो पावर के रेट का है। अगर ये ठीक हो गया तो पाकिस्तान दोबारा से, और बिजनेसेस हमारे, और जो आपके अच्छे वर्दी गेस्ट आए हुए हैं, ये भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान फिर दोबारा तरक्की की राह पे गामजन हो फरीद साहब, तो आप हमारे साथ ओवर कॉल ही रहे अभी। मैं वोहरा साहब से पूछना चाहती हूँ कि शारिक साहब प्लीज़ ये बताइए कि आईपीपीस का जो एक सोल्यूशन है वो कैसे होगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी फरीद साहब ने थोड़ा सा एक टेक्निकल वे में बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ एज अ ले मैन लैंग्वेज में आप प्लीज़ बताएं। ले मैन लैंग्वेज में शाजिया, आईपीपी वो इदारे हैं नताशा कि जो आज से कई साल पहले पहला आईपीपी 92 में लगा था, और उस वक्त अशद ज़रूरत थी। पाकिस्तान में लोड शेडिंग बेइंतहा थी, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में नहीं आ रही थी, और उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने आईपीपीस को यहाँ लाकर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर एक इकनॉमिक टर्म्स में बड़ी फेवर की थी, क्योंकि वो जितनी जल्दी उन्होंने पाकिस्तान में पावर ऐड की तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई। अब आईपीपी की 2 कॉस्ट्स हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जब आप समझें कि कारखाना लगा था, पावर प्रोजेक्ट लगा था, तो उनकी जो भी इंश्योरेंस कॉस्ट थी, मशीनरी की कॉस्ट थी, डेट था,
जो उनकी अदायगी का सूद था वो फिक्स हो गया। एक वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें आपका पीकेआर की वैल्यू है, उनका जो फ्यूल है, चाहे वो ऑयल है, आरएलएनजी है, व्हाटएवर, तो वो अगर बढ़ गया है तो उसमें मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि हुकूमत का या पॉलिसी मेकर्स का कोई बहुत बड़ा कसूरवार नहीं है। जी जी। ज़रूरत इस बात की थी कि हमारी जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उसके एवेन्यूज़ थ्रू इंडस्ट्री, थ्रू इंडस्ट्रियल जोन्स या नए शहर अगर आबाद हो जाते तो वो सारी जो पावर है वो वहाँ कंज्यूम होना शुरू हो जाती। जब वो पावर बिकनी शुरू हो जाएगी, जिसकी अब हम तो रेवेन्यू भी ज़्यादा हो तो जाएगा। रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा और हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ पोर्शन कैपेसिटी चार्जेस का अपने ऊपर लेना चाहिए और उसका बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करना चाहिए या इंडस्ट्रीज को, या इंडस्ट्री को या आम आदमी को, सबको पास ऑन करना चाहिए। और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी इकॉनमी जो है वो मज़ीद वाइब्रेंट हो जाएगी। राइट। फरीद साहब, सोल्यूशन तो ये भी है और यकीनन और भी सॉल्यूशंस होंगे। सो यू आर वेरी राइट कि एक तो करेंसी का, दूसरा इंटरेस्ट रेट और तीसरा ये अगर पावर के हवाले से इशू सॉर्ट आउट हो जाएं तो काफ़ी हद तक इकोनॉमी में जो ये ग्लिचेस आ रहे हैं वो सेट हो जाएंगे। अब ये बताइए कि जो स्टॉक मार्केट का आज जो एक एक स्टेगनेंट पोजीशन दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से ये जो आज ही के दिन आपने हायर साइड पे भी जाते हुए देखा और डाउन साइड बिल्कुल लास्ट आवर्स के अंदर हो गया, तो ये जो ट्रेंड है मार्केट का वो कैसा दिखाई देता है? और खासकर वॉल्यूम्स के ऊपर भी बात कीजिएगा कि वॉल्यूम्स क्यों श्रिंक हो रहे थे? जी, पहले मैं कमेंट कर दूं अपने वर्दी गेस्ट के बारे में। बिल्कुल सही बात की। जब ये लग रहे थे पावर प्रोजेक्ट्स तो ये नहीं है कि सिर्फ इन्होंने प्लेट में रख के किसी एक ग्रुप को या एक को ऑफर की थी। ऑल एंड सबके पास ऑफर थी और जिसने किया इस वाली हिम्मत की और लगाया ये आईपीपी, और उस वक्त तो हम अंधेरे और लोड शेडिंग ज्यादा थी। लेकिन एक पॉइंट होता है जो मैं एज एन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट के तौर पे कहूँ कि एक रिसोर्स, एक चीज का एक अवेलेबिलिटी हो और एक है अफोर्डेबिलिटी। तो अवेलेबल तो हो गई पावर हमें, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का इशू में आके हम फंस गए और उसकी मेजर रीजन भी इन्होंने खुद ही साइट कर दी कि जब हमारी कंजम्पशन ही कम हो गई तो फिर जाहिर है कैपेसिटी पेमेंट, बहुत सारे ऐसे हमारे आईपीपीज हैं जिनसे हम 1 मेगावाट भी जनरेट नहीं करवाते, लेकिन उनको कैपेसिटी पेमेंट एज पर एग्रीमेंट देने पड़ रहे हैं। तो इस पे तो आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं और होते रहते हैं। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं ये बात नहीं करूंगा। मैं तो अपनी इस बात पे आऊंगा वापस कि आज भी जो रिजल्ट्स आए और आपने देखे, वो चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर के हों या बैंकिंग सेक्टर के हों, बहुत शानदार रिजल्ट आए। और लेकिन जो जिसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो फिर उसका शेयर की प्राइस गिर जाती है। तो इट इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन ये जो धरनों की सियासत दोबारा शुरू हुई है उससे थोड़ा सा हमारा फोकस दोबारा चेंज हुआ है। फ्रॉम इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स दोबारा जा रहा है। वो हमने मुझे ये नहीं है खुदा न खास्ता कि जो लोग ये एफर्ट कर रहे हैं मैं उनको बुरा कह रहा हूँ या उनको आई डोंट सी देम कि वो पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहे आप, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सीरियसली मार्केट के लिए और हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी, एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट, एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जी, आपने अच्छा इसको कंक्लूड कर दिया। बिकॉज द वंस हु आर हैंडलिंग इट, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बट हाईलाइट करने का एक तरीका और जिससे अगला ये काम कर जाए वहां तक सही है। बट अगर किसी की रोजमर्रा जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है उस पर थोड़ा उन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा फरीद साहब, आपने मार्केट का जिक्र किया और मार्केट के हवाले से आपने रिजल्ट सीजन के हवाले से भी बात की। क्या दिखाई दे रहा है, कौन से सेक्टर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कौन से सेक्टर डोमिनेंट हो रहे हैं? और अभी कुछ कहा यह जा रहा है कि लोकल इन्वेस्टर्स कुछ सेलिंग कर रहे हैं, तो क्या रीजन है? एक तो ये है कि अभी भी मार्केट के वैल्यूएशन और मल्टीपल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। इंटरेस्ट रेट डाउन होना शुरू हल्के तरीके से हुआ है। गुंजाइश तो
400 से 600 बेसिस पॉइंट की है रिडक्शन की। आज से 6 महीने और 4 महीने पहले हम समझते थे कि रिडक्शन बहुत फास्ट होगी, लेकिन जरा ग्रेजुअल हो रही है। और आप ये देखा कि रियल इंटरेस्ट रेट, हम बचपन से बुढ़ापे तक ये देखते आए हैं कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की जो इक्विलिब्रियम हमें पढ़ाया जाता था किताबों में, अब 10% का पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होना, ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि इन्फ्लेशन है 10-11% और इंटरेस्ट रेट अब जाके 20 से नीचे आया, वरना ऊपर था। तो हमारे जो फॉरेन फंड मैनेजर्स है हमें फोन करके कहते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि इज इट पॉसिबल दैट पाकिस्तान इज ऑफरिंग 10% पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट के साथ चीजें दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो ट्रेजरी बिल में और पीआईबी में बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, लेकिन जाहिर है वापस वो करने देना की भी कॉस्ट वापस भी भी गवर्नमेंट करना ने है। उठानी है। तो इसलिए दैट इज नॉट डिजायरेबल। अब आप देखें कि सैलरीड क्लास पे, जो सैलरीड क्लास हम लोग सारे जो परेशान हैं हम, तो अगर सिर्फ ये 1% इंटरेस्ट रेट कम करने से अगर 36 बिलियन रुपए हमें सुकून से वहां मिल गए हैं, तो इसको, और गुंजाइश भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नाजायज मिल गए, अगर इस वाली चीज को IMF के साथ अच्छी तरह नेगोशिएट करके इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसका सबसे बड़ा खर्चा ही इंटरेस्ट कॉस्ट है जो पे करना, तो आई थिंक हमारा वहां से, उस जगह से एक्सपेंस के कम होने से हमारी आसानी होना शुरू हो जाएगी। और वन ऑफ द वेरी रीजंस कि 20 साल बाद आपका प्राइमरी बैलेंस जो है वो सरप्लस आया है, ये वो इट इज जस्ट एन इंडिकेशन एज टू थिंग्स, as to some good things that are coming our way on the economic front of Pakistan. चले, इंडिकेटर्स आर गुड, और अब थोड़ा सा इकोनॉमिक जो एक रिवाइवल है वो फाइनली होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल, थैंक यू सो मच फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं आमिर सजाद साहब से पूछूंगी। आमिर साहब, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। जी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि उसमें हमारे पास ऑलरेडी इस चीज़ की जो लिस्ट है वो चीज़ें भी मौजूद हैं। तो हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको अगर हम यहीं पे बनाना शुरू करें, जिस पे काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर चीज़ हम डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट की एक अपनी कैपेसिटी है, यहाँ पे ना लोगों को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन फ़ुटबॉल बन सकती है, तो मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान में दुनिया की हर प्रोडक्ट, हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की बन भी सकती है और पाकिस्तान से बाहर भी जा सकती है। दुनिया के हर मुल्क में हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम पाकिस्तान को कितना आगे ले जाना चाहते हैं। एक तरीका तो ये है कि पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं डिसार्ट होके, ये तरीका भी सही है, लेकिन एक तरीके से सही नहीं भी है। क्योंकि ये तरीका सही क्यों है जब आपने अपने मुल्क में आपको बना दिया और फिर आ जाओ अपने मुश्किल वक्त में आके छोड़ के चले बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि जब आप पाकिस्तान की धरती पे पैदा होते हैं तो आपके ऊपर एक कर्ज है हर पाकिस्तानी के ऊपर जो उसने अदा करना है। क्योंकि आपने जाके आगे अल्लाह ताला को भी शक्ल दिखानी है, तो आप अपने मुल्क के लिए क्या करके गए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं? क्या हम अपने मुल्क के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं? बिल्कुल। तो हमें इस तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में यकीन रखते हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। हमें अपने दिल बड़े करने चाहिए, पाकिस्तान पे भरोसा रखना चाहिए। और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सख्त किस्म का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पाकिस्तान का जो झंडा है हमेशा ऊपर ही रहेगा, लहराता रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। इकॉनमी की जैसे हम बात कर रहे थे, इकॉनमी के ऊपर इसकी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो नैरो हो गया 6.8 ऑफ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द फिस्कल ईयर 23-24। अगर उससे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो था 7.7। उसी के साथ हम अगर देखें तो फिस्कल गैप जो है इट वाइडेंड टू रुपीज़ 7.21 ट्रिलियन एज अगेंस्ट 6.52 ट्रिलियन लास्ट ईयर।
कुछ चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीज़ें नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं। और जैसे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि आपको जो, और मैं हर प्रोग्राम में जो ये बात कहता हूँ, आपके पास अगर देखें एक रोड मैप नहीं होगा, एक प्लान नहीं होगा और उस प्लान को बार बार डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। राइट शारिक साहब, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, हमें जो 5 ईयर प्लान होता है या 10 ईयर प्लान होता है उसको भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। लास्ट पहले गवर्नमेंट आती थी 5 साल मंसूबा होता था ना, 10 साल मंसूबा, हम पढ़ते भी थे उस वक्त, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देता। और दूसरा ये कि अब अगर गवर्नमेंट आती है, 2013 में भी आई थी, उस वक्त ये अगर यही गवर्नमेंट थी और उस वक्त काम करना स्टार्ट किया, उस वक्त भी प्रोटेस्ट थे, बड़ी मुश्किल हालात थे। फिर आपने देखा कि 2018 से क्या हुआ, बड़े मुश्किल हालात हुए। चले कोविड भी आ गया था लेकिन उसके बावजूद पॉलिसीज से हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। अब हम देखते हैं अब फिर एक साइकिल बना है, अब फिर दोबारा से वही एनर्जी के साथ काम होना शुरू हुआ है, तो फिर से थोड़ा सा ये प्रोटेस्ट वगैरह। तो ये क्या सिचुएशन है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हमें एक अच्छा क्रिएट करना है, दूसरी तरफ हमें इकोनॉमिक एक सर्वाइवल के लिए भी काम करना है। नताशा, ये तो देखें, ये धरने, ये प्रोटेस्ट, ये हड़तालें, ये बहरहाल किसी न किसी हद तक डेमोक्रेसी का और पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है और इससे घबराना नहीं चाहिए। मैं तो अपनी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे ये कहूँगा कि लगता ऐसा है कि आप इन पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ने इतना रेजिलेंस शो किया है, कहाँ डिफॉल्ट के खतरात, कि कहाँ एक फ्लड आ तरफ गया हमारे हमारे जो नेशनल लेवल के लीडर्स थे वो हाथ फैला फैला के दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा दे। हाँ, इफ़ यू रिमेंबर, अल्लाह ने हमको उस नहुसत से निजात दिलाई और आज हम ये बातें कर रहे हैं कि अभी वो फरीद आलम कह रहे थे कि हमारा इंडिकेटर्स आर गुड। कैसे 20 साल में हमारा पहला सरप्लस Primary आया, surplus प्राइमरी हुआ। सरप्लस आया। और इसी तरह और बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं। True, और true. अगर इसी तरह हम कंट्रोल करते रहे अपनी इकोनॉमी को, तो आपने पढ़े होंगे इकोनॉमिस्ट के कमेंट्स के, ये भी हो सकता है कि हम अगले 6 माह में मुसलसल जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाएं। हमारी इतनी अच्छी मैनेजमेंट होने जा रही है इंशाल्लाह। और अगर वो हो जाएगी, चाहे वो 6 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए हो, it will add value to the perception, economic perception of Pakistan. और ये सब छोटे मोटे धरने, हड़तालें, ये हुकूमत को और पॉलिसी मेकर्स को और स्टेट बैंक को चाहिए कि ये उसका कोई प्रेशर ना लें। ये होते रहते हैं, ये हमने अपनी इस पाकिस्तान में बहुत देखे। इससे बड़े बड़े क्राइसिस आए, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चलती रही। ना सिर्फ ये कि चलती रही, बल्कि आप आज देखें कि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, जो हमारे टैक्सेस हैं, वो आज कहाँ हम टारगेट उसके लेकर जा रहे हैं, ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो पाकिस्तान में अगर नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव का एक चार्ट आप बनाएं, तो माँ सिवाय इसलिए इसके कि आपको सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ऐसा एक सिचुएशन प्रेजेंट कर रहे होंगे लोग कि शायद हालात बहुत ख़राब हैं, बट आई टेल यू, आप मार्केट्स में जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, बाज़ारों में जाएं, सड़कों में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम बड़ी मेहनती लोग हैं। दे आर वर्किंग, थिंग्स आर डिफ़िकल्ट। पावर के जो बिल्स हैं उन्होंने डेफिनेटली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबकी कमर तोड़ दी है। बट आई एम श्योर कि ये बहुत जल्द पावर के रेट्स जो हैं ये बेहतर होने जा रहे हैं और ये हम देखेंगे कि ये पावर के रेट्स कम होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कम होंगे। करेंसी के हवाले से जो इश्यूज थे आमिर साहब, वो सॉर्ट आउट हो गए, कुछ भी सही। आज एक स्टेगनेंट व्यू है। आज एक्सपोर्टर्स भी शुक्र अदा करते हैं, इंपोर्टर्स भी शुक्र अदा करते हैं कि हमारी करेंसी फ्लेक्सिबल है, एक तरफ जो है वो एक प्रॉपर स्टेबल है, बिल्कुल। लेकिन एक तरफ ये भी दिखाई देता है कि हमारे पास जो पावर के इशूज़ हैं, तो हमने वो इशू छोड़कर जैसे ही वो सेटल डाउन हुआ तो हमने दूसरा इशू पकड़ लिया है। अब हम बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है IPPs, हर कोई बोल रहा है पावर, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। ज़रा प्लीज़ इसके ऊपर बताइएगा कि हमें भी थोड़ा सा एज ए नेशन हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें अपनी ड्यूटीज़ भी याद रखनी चाहिए।
इसको मैं ऐसे देखता हूँ, देखें एक जो है आपके जो इनके जैसे आईपीपी से जो मुआहदे और ये सारी चीज़ें जो एक आपका एक ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पॉलिसीज़ की जो बनी हुई है, तो इसको मैं ये देखता हूँ कि आप इसके देखें, ये तो हर इंडस्ट्री में हर चीज़ को जिसको भी आप पिक करें वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो हैं, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं, तो हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। हमें इसमें भी ये भी देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जैसे ग्रीन एनर्जी को लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोड्यूस करने की, तो हम यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि लोग जैसे बिलों की बात करते हैं, लोग इसकी क्यों नहीं बात करते, ग्रीन एनर्जी की, उस पे धरने दिया करें, उसकी टेक्नोलॉजी पे बात किया करें, उसकी टेक्नोलॉजी को एनहांस करने की बात किया करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। रोबोटिक्स पे बात करें, कुछ आज आईटी के हवाले से आपके बात पैसे करें। कम हो भी जाएंगे धरनों से, कल फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट इशू रहेगा। किसी भी मुल्क के लिए एनर्जी सेक्टर जो है एक बहुत अहम एक सेक्टर होता है, और एनर्जी सेक्टर की जो कॉस्ट है वो पूरे मुल्क को किस तरीके से लेके चलती है। अगर हम जैसे ईरान की बात करें, आप देखें वहाँ पे हर चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, उसकी वजह क्या है, ऑयल उनके पास है, गैस उनके पास है, तो उनके जो एनर्जी कॉस्ट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो आप उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को चीज़ों की वो जाहिर सी बात है नीचे लेके जाते हैं, तो इस तरीके से देखना चाहिए। मेरे ख्याल में ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में उसमें लोगों को ना एजुकेट भी करना चाहिए। इवन के जो नॉर्मल बिजनेसमैन भी हैं जिनके पास पैसे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इस बिज़नेस का आइडिया नहीं है कि इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। जो मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं जो पाकिस्तान की जाहिर सी बात है कि टॉप 500 बिजनेसेस चला रहे हैं, लेकिन ये कि उनको तो इन्फॉर्मेशन है, बाकी लोगों को तो नहीं है। तो आप अगर उस सेक्टर को इन्हांस करें, मतलब है आप विंड से बिजली बना सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों से बिजली बना सकते हैं, तो बिजली को बढ़ाएं ताकि ये कि आपका जो जितना, और फ्यूचर में तो आपने ये चीज़ करनी है। आप देखें ना कि 2030 उन्होंने जर्मनी ने जो दिया था कि गाड़ियाँ उसके बाद वहाँ पे कोई भी सारी इलेक्ट्रिक कार्स पे वो कन्वर्ट कर देंगे, तो उसी की जो हम बात करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, पाकिस्तान का 2050 2040 का विजन का है, और उस विजन से रिलेटेड पॉलिसीज़ का है, और उन पॉलिसीज़ को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, और वो पाकिस्तान के उसमें बेनिफिट में आएंगी, और वो A to Z होना चाहिए अक्रॉस जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए होना चाहिए। इसमें ये एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट का जो इशू है आपका ये भी कवर हो जाता है, आपके सारे इश्यूज कवर हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर किसी को काम भी करने दिया जाए। अगर आप काम नहीं करने देंगे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे, तो होगा क्या कि एक गवर्नमेंट आती है जो 1947 से हो रहा है, दूसरी गवर्नमेंट आके उनके प्रोजेक्ट रोक देती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलने देना चाहिए, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनका एक नहीं है व्यू, उसकी वजह ये है ना कि यहाँ पे देखें, यहाँ एक चीज जो है, आप एक्सपोर्टर पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जी, यहाँ पे कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट बड़े लगते भी हैं या लेके आते हैं, अगली गवर्नमेंट उन्हें क्यों रोक देती है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से उसको नेक्स्ट इलेक्शन में लेके आते हैं कि जी ये हमने किया, आपने तो करना ही है। देखें, लोग हैं पाकिस्तान के, टैक्स का पैसा है पाकिस्तान का, तो उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो वो इसकी भी मेरे ख्याल में एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ये चीज़ें देखें पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, कि प्रोजेक्ट रुकने नहीं चाहिए। इसकी पॉलिसी जिस दिन बनेगी आप देखिएगा पाकिस्तान कहाँ चला जाता है। तो ये चीज़ जो है ये ज़रा देखने की ज़रूरत है, बहुत अहम है कि प्रोजेक्ट्स कोई भी नहीं रुकने चाहिए इस पर, बल्कि कोई लॉ पास करना चाहिए, तो नहीं रुकने चाहिए। शारिक साहब, करेंसीज के हवाले से यकीनन मैं ये बोलूँगी, जो हम बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी है, और फरीद साहब ने भी कहा कि तीन इश्यूज़ हैं, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एंड पावर। अच्छा, इंटरेस्ट रेट के अंदर बहुत गुंजाइश है, हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने आज तक कभी अपनी हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा, तो क्यों करेंसी रेट इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ या फिर एक अग्रेसिवनेस की तरफ जो है वो क्यों नहीं लाया जाता? मैंने अभी जो आपसे पहले गुफ्तगू कर रहा था सॉरी, उसमें मैं ये कह रहा था कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट जो है, वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर नहीं, तो ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है ना कि इंटरेस्ट रेट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक इंटेलेक्चुअल गाइडेंस है वो गवर्नमेंट से ही आती है, ठीक है, वो ऑटोनमस ज़रूर है, बट जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाती है, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाती है, अब आप देखें कि अगर हमारा आज इन्फ्लेशन 12-13% है, तो वो सही कह रहे थे
कि फिर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 19% 20% क्यों है। मतलब दिस इज पॉइंट तो हमें यही दिया गया था कि 38% इन्फ्लेशन है, दिस इज द रीजन कि अब हमें ये लेके जाना पड़ेगा पॉलिसी रेट आगे। अब अगर हमने अपने इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन रेट से टैग किया हुआ है तो फिर तो इसको अगले 6 माह में 12% में आ जाना चाहिए, बल्कि अगले 3 माह में 13-14% पे आ जाना चाहिए। आई थिंक कि इंटरेस्ट रेट कम करने से न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट का जो डेट है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, उसमें बहुत बड़ा उनको फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखें गवर्नमेंट 80-90% तो पैसा बैंकों से गवर्नमेंट उठा रही है और गवर्नमेंट उनको 22-23-24% इंटरेस्ट दे रही है। बैंक्स और शेयर होल्डर्स, बैंक के शेयर होल्डर्स इस वक्त सबसे मज़े में, सबसे ज़्यादा मज़े में। और हमारी बहुत स्टॉक अच्छा डिविडेंड लिया और हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी बैंक्स के जो शेयर होल्डर्स हैं वो लीड कर रहे हैं, विच इज़ गुड। पाकिस्तान में तमाम जो बिजनेसेस हैं दे शुड मेक मनी। इवन अगर आईपीपीज जो हैं वो पैसा बनाएं एट अ कॉस्ट वेयर दे प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल, तो हम खुश होंगे, हम उसमें भी खुश होंगे। बट अगर वो पैसा बना रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ गरीब आवाम, दैट इज नॉट गुड। तो बिजनेसेस को एक्सपैंड होना चाहिए, बिजनेसेस को बड़ा होना चाहिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बनने चाहिए। आप इंडिया की मिसाल हम जगह जगह देते हैं, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर आज से 50 साल पहले जिसके पास 2 फैक्ट्रियाँ थी, आज उसके पास 200 फैक्ट्रीज हैं। इट इज़ बिकॉज कि वहाँ पर आवाम भी, लोग भी, सोसाइटी भी, हमारी जो एकेडेमिया भी, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ भी, सब चीज़ें तब बढ़ती हैं जब इकॉनमी बढ़ती है। और इकॉनमी तब बढ़ती है जब आप इकॉनमी को बढ़ाने वाले लोगों को एनकरेज करते हैं। जब हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि एकेडमिया से जो हमारे लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत पुराना कोई ऑब्सोलीट सिलेबस पढ़ के आते हैं, जिसकी वजह से हम उनसे मैच नहीं कर पाते, या इंटर्नशिप के हवाले से बात करते हैं। और दूसरा, अगर हम एकेडमिक लोगों से बात करते हैं, वो बोलते हैं नहीं इंडस्ट्रीज जो है वो हमें इंटरटेन नहीं करती हैं। तो बीच में तो हम समझ में नहीं आता कि लूप होल कहाँ है। नताशा, बेसिकली अब तो आप देखें जब से एआई और ये इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में आई है, तो मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें एकेडमिया के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत आसान हो गई हैं। बिल्कुल, आप कोई भी टेक्नोलॉजी एक चंद सेकंड्स में जो है वो आप हासिल कर लेते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड थ्रू एआई। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरे हैं, वो कम हुए हैं। वजह उसकी शायद ये है कि हमने अपने एजुकेशन सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी। दूसरी वजह ये है कि दुनिया में जो तब्दीली आई है वो इतनी तेज़ी से आई है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे दुनिया में ममालिक जो हैं, कंट्रीज़, वो उस पेस जो वो स्पीड थी उसको मैच नहीं कर सके। नॉट ओनली पाकिस्तान, मैनी अदर कंट्रीज़ हैव फेल्ड टू डू दैट। तो इतना तेज़ी से बदलती हुई दुनिया है, उसको साथ साथ लेकर चलना, ये ज़रूरत होती है हमारी पॉलिसी की और हमारी लीडरशिप की। एक आपने अभी मुझसे सवाल किया था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, और वो जब आपने पॉलिसीज़ की बात की थी। अफसोस की बात यह है कि पिछले 20 साल में कोई गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल प्लान नहीं दे सकी। अच्छा, कि ये अगले 5 साल इंडस्ट्रियल प्लान ये होगा, एक्सपोर्ट प्लान ये होगा। एक्सपोर्ट पॉलिसी क्यों नहीं आती? एक्सपोर्ट पॉलिसी सिर्फ सेक्टर वाइज आती है। एक्सपोर्ट पॉलिसी आती है, लेकिन सेक्टर वाइज आती है ना? लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है कि अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो कॉमा यहाँ लगेगा, फुल स्टॉप यहाँ लगेगा, उसमें सब्सटेंस नहीं होता। आप पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी पिछले 40 साल की देख लीजिए नताशा, आई गारंटी यू विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनली डिफरेंस इज कॉमा एंड फुल स्टॉप। उसमें कोई सब्सटेंस की तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान में 20 साल में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनी, एक्सपोर्ट का कोई मैप नहीं बना। शारिक साहब, बिल्कुल इसकी ज़रूरत है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, और चाहे जो भी सेक्टर हो,
एक्सपोर्टर्स या एक्सपोर्ट को जो भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं वो सबके लिए यकजा हों। ऐसा नहीं हो कि किसी एक सेक्टर को एक्स्ट्रा कुछ लेवरेजेस दिए जा रहे हो। मैं टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात कर रही हूँ। चलें, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच आमिर सज्जाद साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच शारिक वोरा साहब कि आप तशरीफ लाए, और साथ साथ फरीद आलम साहब ने भी हमें ओवर कॉल ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, खासकर वो इंडिकेटर्स जो अब फाइनली उनकी एक इंडिकेशन दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद वो एक फ़ाइन ट्यून होकर हमारे सामने आएगी, जिसके रिजल्ट्स हम ज़रूर देखेंगे। और यकीनन जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई इशूज़ तो आते ही रहते हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करना और आगे बढ़ते रहना, यही कौमों का फ़र्ज़ भी होता है और यही पाकिस्तान के लिए सक्सेस की उम्मीद हो सकती है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।